हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब। एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। Coming on to our question number 1. So question number 1 says that define growth. तो सबसे पहले हमें growth को define करना है। growth क्या होती है? तो अगर मैं एक जनरल वर्ड्स में बोलूँ तो मतलब हम किसी को बढ़ता हुआ देखते हैं, साइज में इंक्रीज करता हुआ देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो ग्रोथ है। ठीक है। सो बायोलॉजिकल टर्म्स में कोई भी ऐसा इरिवर्सिबल या परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स या फिर इवन किसी एक इंडिविजुअल सेल में भी अगर हम किसी तरह का परमानेंट चेंज देखते हैं, मतलब एक ऐसा चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता है, सो दैट इज डिफाइंड एज ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की बात करें तो हमें पता है कि जो एपिक्स होते हैं, ठीक है, एपिक्स में ये रूट एपिक्स भी हो सकते हैं और शूट एपिक्स भी हो सकते हैं। तो एपिक्स में क्या होता है, मेरिस्टेम्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की, राइट। तो वो सेल्स जिनको हम रूट और शूट अपाइकल मेरिस्टेम से लेते हैं या फिर कैम्बियम से लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले तो एक नॉर्मल सा सेल ही होगा जो बनेगा, ठीक है, बाद में वो डिफरेंशिएट हो जाएगा और डिफरेंशिएट होने के बाद वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट अगर जनरल टर्म्स में बोलो तो आप क्या बोलोगे? कोई चीज़ बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ में आपको वो एक तरह से बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, लाइफ में प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, सो दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है। तो अगर हम इसको बायोलॉजिकल टर्म्स में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? सो ऑल द चेंजेस दैट ऑर्गेनिजम्स गो थ्रू इन देयर लाइफ टाइम, सो दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन। तो सॉरी, नॉट डिफरेंशिएशन बट डी डिफरेंशिएशन। तो जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि एक हमारा क्या था, एक सेल था। अब ये जो सेल था, अब यहाँ पर थे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये इन्होंने एक पर्टिकुलर शेप साइज ले लिया और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर एक काम करने लग गए। ठीक है। एक सेल था, एक सेल से बना टिश्यू। अब ये जो टिश्यूज थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब ले लिया कि अच्छा ये स्टमक में है तो ये डाइजेशन का काम करेंगे। ठीक है। सो दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन क्या हुआ? रिवर्स हो गया उसका। ठीक है। सो प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड कैन रीगेन द कैपेसिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है। वो ऐसे कुछ सेल्स जिनमें ये कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद क्या हो सकता है, मतलब डिवाइड कर सकते थे लेकिन अब वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, अब वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं और लेकिन वो अपनी इस कंडीशन को रिवर्स भी कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस के अंडर। सो दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। ठीक है। उसके बाद रीडिफरेंशिएशन। सो रीडिफरेंशिएशन इज, अब ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ना, जो कि एक बार अपनी कैपेसिटी लूज कर चुके हैं कि भाई अब हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास वो कंडीशंस ही नहीं है कि हम डिवाइड कर पाए, तो वो अपनी इस लॉस्ट कैपेसिटी को, ठीक है, सो द सेल्स दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं वो अब देखो, वो जो सेल्स थे जो डी डिफरेंशिएटेड थे, ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया था, डिफरेंशिएट हुए, एक सेल था स्टमक में, उसने बोला कि अब मैं भाई डाइजेशन का रोल करूंगा। अब वहां से मुड़ के वो वापस से रिवर्ट बैक हो गए एक नॉर्मल सेल वाली कंडीशन को, डी डिफरेंशिएट हो गए और अब उन्होंने कैसे हुए, कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंडर। रीडिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थे ना, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड को फिर से रीगेन किया था, अब वो वापस से
क्या हो गए, उन्होंने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को छोड़ दिया। सो दैट इज रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब उन्होंने फिर से एक अपना काम पकड़ लिया है कि भाई हम स्टमक में रहते हैं और हमारा काम क्या है, हमारा काम है डाइजेशन कराना। सो दैट इज रीडिफरेंशिएशन। सो आई होप ये जो सारे थे ये टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो मतलब एक ऐसी ग्रोथ है जो डिटरमाइंड है कि भाई इतना ही ग्रो करना है। तो हम ये एबिलिटी कुछ सेल्स में या फिर कुछ टिश्यूज में या कुछ ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करते हैं, सॉरी नॉट ग्रो करते हैं बट देखते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब कि एबिलिटी ऑफ अ सेल और अ टिश्यू और एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो फॉर अ सर्टेन से हाइट। ठीक है, एक सर्टन लेवल तक ही वो ग्रो करते हैं, उसके बाद नहीं, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है ना दैट इज इनडेफिनेट। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इनडेफिनेटली ग्रो करते हैं, मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम वो ग्रो करते ही जाते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकें, राइट। तो ये हमने पढ़ा है। सो प्लांट टिश्यूज containing undifferentiated cells या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज मेरिस्टेम, जैसे शूट मेरिस्टेम या फिर रूट मेरिस्टेम। द नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट क्या होता है, देयर इज, अगर हम ग्रोथ के रेट की बात करें तो क्या होगा, बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो देयर इज इंक्रीज इन साइज, और ठीक है मेजरली वी टेक इट एज साइज। ठीक है, सो इंक्रीज इन साइज, और प्लांट्स के केस में तो हम प्रोटोप्लाज्म की भी बात करते हैं कि अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो देयर इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इन ग्रोथ। ठीक है, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम कितनी ग्रोथ हो रही है, सो दैट इज टर्म्ड एज growth rate, right? So I hope this is clear. Now the question number 2. So question number 2 says that why is not any one parameter good enough to demonstrate growth throughout the life of a flowering plant? तो कोई भी एक ऐसा पैरामीटर इनफ नहीं है प्लांट की ग्रोथ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स है ना उनकी क्या होती है, इनडेफिनेट ग्रोथ। ठीक है, तो इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, मतलब कि ये जो प्लांट्स हैं ना ये इनडेफिनेटली ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। और अगर हम प्लांट्स में ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेते हैं, दैट इज इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म के जब इंक्रीज की बात करते हैं ना तो इसमें प्लांट की हाइट, प्लांट का वेट, सेल्स का नंबर इंक्रीज होना, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ में आती हैं। तो कोई भी एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसको हम थ्रू आउट द लाइफ टाइम जिसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करके ग्रोथ का पता लगा सके। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Now the question number 3 says briefly describe, first is arithmetic growth। तो arithmetic growth की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक जो डॉटर सेल्स है ना वो ग्रो करता जाता है इनडेफिनेटली, और बाकी जो है ना वो क्या करते जाते हैं, वो मेच्योर होते जाते हैं, वो डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं और अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन एक पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज अरिथमेटिक ग्रोथ। और अगर हमें अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में बताना है कि कहाँ पर होती होगी तो इसमें जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज रूट का इलोंगेशन जो कि कांस्टेंट रेट पे चलता ही रहता है। सो दैट रिप्रेजेंट्स अरिथमेटिक ग्रोथ। और अगर मैं इसका कर्व बनाने की कोशिश करूं तो अरिथमेटिक कर्व जो है, अरिथमेटिक ग्रोथ का जो कर्व है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इस तरफ को होगा हमारे पास टाइम, तो टाइम बढ़ता जाएगा और साथ साथ में जो प्लांट की हाइट है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो अगर मैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करती हूँ तो सबको ये कर्व ज़रूर याद होगा, हम कहीं ना कहीं हम इसको ज़रूर पढ़ते हैं। कौन सा वाला कर्व,
सिग्मॉइड कर्व, जहाँ पर क्या होता है इनिशियली जो हमारा ग्राफ है वो धीरे धीरे मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, फिर क्या होता है एकदम एक स्टीप इंक्रीज आता है, ग्रोथ होती है बहुत एक स्टीप रेट पे, बहुत फास्ट रेट पे, और उसके बाद क्या होता है ये धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है और फिर वो एक कांस्टेंट रेट पे चलता रहता है। मतलब कि यहाँ पर है टाइम, ठीक है, टाइम इस तरफ को बढ़ रहा है और मान लो ये है हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है, तो ये इस तरफ को बढ़ रहा है, ठीक है, या हाइट या वेट ऑफ ऑर्गन या कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो इनिशियली क्या होगा, एक सेल से शुरू होगा, ठीक है, वो सेल धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू करेगा, तो दिस इज द लैग फेज, ये छोटा सा क्या है लैग फेज है। लैग फेज के बाद अब इसको भरपूर मात्रा में खाना पीना सब कुछ मिलेगा और फिर हमें ये वाला फेज देखने को मिलेगा विच इज द लॉग फेज। और अब क्या होगा, अब एक सर्टन हाइट पे आके ये जो प्लांट है ना, इसको जितना खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है या कोई भी ऐसी कंडीशन आ रही है, और अब क्या हो रहा है यहाँ पर ग्रोथ जो है अब वो स्लो होने लग गई है, और फाइनली ये जो ग्रोथ है ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी पैरेलल टू द टाइम वाला एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, ठीक है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है उसका जो कर्व है वो एस शेप्ड होता है जिसे हम सिग्मॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज द सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व जो कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा है, ठीक है, कैसा वाला ग्रोथ कर्व, जो कि ऐसे हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले लैग फेज होता है, फिर लॉग फेज, या फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो फेज है वो डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है, और फाइनली जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये अलग अलग फेजेस हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, इट इज एस शेप्ड, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताना है। The next one is absolute and relative growth rates। तो absolute और relative growth rate क्या होते हैं, तो absolute growth rate वो होता है जब हम net growth देखते हैं per unit time, ठीक है, तो टाइम के अगेंस्ट जब हम net growth चेक करते हैं। relative growth rate क्या होता है, जब the growth rate पर यूनिट टाइम पर यूनिट ऑफ इनिशियल ग्रोथ, तो मतलब यहाँ पर हम इनिशियल ग्रोथ से हम ग्रोथ रेट को निकाल रहे हैं पर यूनिट टाइम, सो दैट इज द relative growth rate, okay। Now the question number 4, so question number 4 says list 5 main groups of natural plant growth regulators, ठीक है, फिर write the note on discovery, physiological functions, agricultural और horticultural application of any one of them। तो पहले तो 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, देन साइटोकाइनिन्स, एबिस्किस एसिड एंड इथाइलिन, तो ये 5 हैं। अब इनमें से हम जिब्रेलिन्स के बारे में लिखेंगे, आपको जो भी लिखना हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं आपको जिब्रेलिन्स के बारे में बताऊंगी। तो जिब्रेलिन्स को डिस्कवर किया था क्रूसोवा ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअली हुआ क्या कि जापानीज फार्मर्स थे ना, तो जापानीज फार्मर्स ने देखा कि एक जो राइस सीडलिंग है ना, इसको फुलिश राइस डिजीज़ भी बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो एक राइस के कुछ प्लांट थे ना, वो सीधे बढ़ते ही जा रहे थे, मतलब उनकी लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही थी, विच वॉज टॉलर देन द नेचुरल प्लांट्स। तो उन्होंने देखा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जब उसको स्टडी किया, जब उन्होंने वहाँ पर उस प्लांट को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक फंगस है, ठीक है, और उस फंगस का नाम है जिब्रेला, ठीक है, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। देन फुजी क्यूरोई, ठीक है। सो दिस वॉज द फंगस, और जिसकी वजह से ये हो रहा था। तो यहाँ पर कौन सी डिजीज़ थी, सो इट वॉज बकाने डिजीज़, तो इसको बकाने डिजीज़ बोला था, ठीक है। तो ये वाली ये जो पूरा मतलब इन्होंने क्या इसमें से डिस्कवर किया, जब इन्होंने इस प्लांट को स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर एक केमिकल है दैट इज़ जिब्रेलिक एसिड, और ऐसे ही जिबरलिन्स जो थे वो क्या हुए,
डिस्कवर हुए। तो इसमें सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज GA3, और वैसे बहुत सारे हैं, GA1 है, GA2 भी है। सो देयर आर लॉट ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स that have been discovered till now. Now the question number 4 where we have to talk about the physiological functions. तो सबसे पहला है इंटरनोड्स की इलोंगेशन, फिर उसके बाद है प्रोमोट्स बोल्टिंग। तो बेसिकली क्या है कि फ्लावरिंग से पहले, ठीक है, बिफोर फ्लावरिंग क्या होना है, इंटरनोड्स जो हैं उनकी इलोंगेशन होनी है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ बोल्टिंग, ठीक है। तो उसके बाद है सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन को भी इंड्यूस करते हैं। तो जो जिब्रेलिक एसिड्स है ये उसके फंक्शंस हैं। द नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशंस। हॉर्टिकल्चर के क्या एप्लीकेशंस हैं? तो सबसे पहले ये शुगर के कंटेंट को बढ़ाते हैं, किस में, शुगर केन में, उसके इंटरनोड्स को इलोंगेट करके। तो ये पहली एप्लीकेशन है, क्योंकि इंटरनोड इलोंगेशन इनका काम है, वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, तो ग्रेप्स का जो स्टॉक है उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं। देन ये जो एजिंग है उसको डिले कर देते हैं। देन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस सीड प्रोडक्शन इन जुवेनाइल कॉनिफर्स, ठीक है। तो मतलब वो कॉनिफर्स जो कि अभी छोटी स्टेज में है, बच्चा है अभी, ठीक है, एडल्ट स्टेज पे नहीं पहुंचा है, उनमें भी सीड प्रोडक्शन को इंड्यूस कर देते हैं। तो उनमें भी सीड प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। देन इम्प्रूव एप्पल शेप, जो एप्पल्स होते हैं ना उनकी शेप जो होती है ना, उसको, उन एप्पल्स को शेप देने का जो काम है ना, वो भी कहीं ना कहीं जिब्रेलिक एसिड्स का होता है, ठीक है। सो इट स्पीड्स अप द मॉल्टिंग प्रोसेस, और ये मॉल्टिंग प्रोसेस को, ग्रेन से मॉल्ट जब हम बनाते हैं तो उस प्रोसेस में भी जिब्रेलिक एसिड्स का ही यूज होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज एब्सिसिक एसिड नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो हम एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं? तो देखो, ये एक तो हमारे जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर और नीचे वाले सरफेस में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो उनके क्लोजर को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, कि जब कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन है, जैसे पानी कम है, धूप ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो स्टोमेटा को भाई बंद कर देंगे, हमने पानी लॉस नहीं होने देना है। नेक्स्ट, ये प्लांट्स की टॉलरेंस को इंक्रीज करते हैं अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस में, जैसे हॉट, कोल्ड, जिस तरह का भी स्ट्रेस प्लांट्स फेस करते हैं, तो उसके लिए प्लांट उस पर्टिकुलर स्ट्रेस से डील करने के लिए प्लांट्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। Next is they help in promoting the seed dormancy, thereby ensuring germination of seeds during favorable conditions. तो ये seeds को एक डॉर्मिनेंट कंडीशन में रख देते हैं, ठीक है। डॉर्मिनेंट मतलब एक रेस्टिंग वाले फेज में चला जाता है सीड। अब जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो क्या होता है, तो फिर सीड जो है वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है, ठीक है। उसके बाद इट विथस्टैंड डेसिकेशन एंड टू इंड्यूस डॉर्मेंसी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन इन प्लांट्स। तो जैसे जैसे सीजन एंड होता है, ठीक है, वैसे वैसे प्लांट्स को डॉर्मेंसी की तरफ ये लेकर जाता है। सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन। मेजरली क्योंकि ये प्लांट्स को वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस या वो अनफेवरेबल कंडीशंस में उनको डॉर्मेंट स्टेट में रखता है और उनको उन स्ट्रेसेस से उभरने के में उनकी हेल्प करता है। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन हायर प्लांट्स आर ओपन, सो कमेंट। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों ही ओपन होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, स्पेशली हायर प्लांट्स की, और उसका रीज़न है उनके अंदर मेरिस्टेम्स का प्रेजेंट होना। तो जब मेरिस्टेम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है, इनके पास वो सेल्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये वो मेरिस्टेम्स, ये वो सेल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ ओपन है। और अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन में भी जो सेल्स हैं हमारे, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो लेस स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, वो भी क्या करते हैं, दे बिकम मोर स्पेशलाइज्ड और वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने लग जाते हैं। सो दैट इज वाई ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर सेड टू बी ओपन।
Okay, now the question number 7, both a short day plant and a long day plant can flower simultaneously in a given place, so explain. both short day and long day plants जो हैं वो फ्लावर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक गिवन प्लेस में, तो इनको शॉर्ट या लॉन्ग डे क्यों बोलते हैं? सो दिस इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है, तो कितना उनको डार्क टाइम मिल रहा है, कितना उनको लाइट वाला टाइम मिल रहा है, मतलब कितनी उनको सनलाइट मिल रही है। सो अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट इज अवेलेबल टू देम, सो दिस इंड्यूसेस फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें कम लाइट चाहिए होती है, तो वो उसी में वो फ्लावरिंग उनमें हो जाती है। दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि जो लाइट होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर दोनों प्लांट्स एक जगह पर हैं और उन दोनों को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट मिल रही है तो वो दोनों ही साइमल्टेनियसली ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट डे प्लांट्स कैन फ्लावर एट द सेम टाइम इफ दे आर सप्लाइड विद सफिशिएंट फोटो पीरियड, ठीक है। तो अगर सफिशिएंट लाइट मिल रही है तो वो साथ में भी फ्लावर कर सकते हैं। So now the question number 8, which one of the plant growth regulators would you use if you are asked to induce rooting in a twig? तो अगर एक ट्विग में अगर आपको रूट्स डेवलप करानी है, रूट्स का इंडक्शन कराना है, ठीक है, उसमें रूट्स हैं नहीं, तो आप कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज करेंगे? तो हमने पढ़ा है किसके बारे में? सबसे पहला हार्मोन दैट इज ऑक्सिन, ठीक है। देन क्विक राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, तो हम क्या पढ़ते हैं कि अगर एक खराब फ्रूट रखा है, सब बाकी सब ठीक फ्रूट्स हैं, तो इस फ्रूट में क्या हो रहा है? इथाइलिन प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो इथाइलिन है इसके इफेक्ट से बाकी सारे भी जो हैं वो राइप हो जाएंगे बहुत जल्दी। सो दिस इज इथाइलिन, ठीक है। देन डिले इन सेनेसेंस, तो डिले इन लीफ सेनेसेंस, तो दैट इज साइटोकाइनेंस, ठीक है। देन इंड्यूस द ग्रोथ इन एक्सिलरी बड्स, तो एक्सिलरी बड्स हमने पढ़े थे कि अगर एक्सिलरी बड्स में अगर आपको ग्रोथ को इंड्यूस कराना है, सो साइटोकाइनिन विल बी यूज्ड। द नेक्स्ट इज बोल्ट अ रोजेट प्लांट, ठीक है। तो अगर एक रोज के प्लांट में आपको बोल्टिंग करानी है तो आप क्या करोगे? आप जिब्रेलिन्स का यूज करोगे। तो बोल्टिंग हमने जिब्रेलिन्स ऑलरेडी पढ़ा है ना एक क्वेश्चन में, तो वहां पर हमने बोल्टिंग का प्रोसेस पढ़ा। द नेक्स्ट वन इज इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन लीव्स, तो ये भी हमने अभी पढ़ा, किसमें? एबिस्कस एसिड में, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन भी है, तो स्ट्रेस कंडीशन में ये स्टोमेटा को बंद कर देगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, वुड अ डिफोलिएटेड प्लांट रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियोडिक साइकिल, वाई? तो डिफोलिएटेड प्लांट कौन सा प्लांट है? ये वो प्लांट है जिसमें लीव्स जो हैं वो फॉल कर जाती हैं, ठीक है, या फिर डाई हो जाती हैं इन शॉर्ट। तो क्या वो फोटो पीरियोडिक साइकिल को रिस्पॉन्ड करेगा? तो एक प्लांट जिसमें लीफ ही नहीं है तो क्या उसको फोटो पीरियोडिक पीरियड का पता चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट की परसेप्शन है, लाइट को जो परसीव करता है वो कौन है? वो लीव्स ही हैं। अगर लीव्स ही नहीं होंगी तो लाइट को परसीव कौन करेगा? लाइट्स का परसेप्शन होगा ही नहीं। तो डिफोलिएटेड प्लांट जो है वो फोटो पीरियोडिक साइकिल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ GA3 इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग्स? तो अगर आप GA3 देते हो राइस सीडलिंग्स को तो क्या होगा? तो GA3 मतलब कि हम जिब्रेलिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो ये इंटरनोड्स को इलोंगेट करेंगे और उससे क्या होगा? उससे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, ठीक है। बकाने डिजीज रिमेंबर हमने अभी पढ़ा था। सो नाउ डिवाइडिंग सेल स्टॉप्स डिफरेंशिएटिंग, तो जो डिवाइड कर रहे हैं ना सेल वो डिफरेंशिएट करना ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वुड हैपन अगर ऐसा होगा? तो अगर ऐसा होता है सो डिफरेंट प्लांट्स विल नॉट बी फॉर्म्ड। अगर डिफरेंशिएट ही नहीं होगा तो जो अलग अलग प्लांट पार्ट्स हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि हर एक पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हर एक सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन, सेल्स जो हैं वो ग्रुप करके टिश्यू बना लेते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे? डिफरेंशिएट होने के बाद, तो वो प्लांट पार्ट्स नहीं बनेंगे।
अ रॉटन फ्रूट गेट्स मिक्सड अप विद अनराइप। तो देखो एक खराब फ्रूट है और ये बाकी अनराइप हैं सारे, ठीक है, कच्चे हैं, तो क्या होगा, ये इथाइलिन प्रोड्यूस करेगा, इथाइलिन गैस, और जिसकी वजह से ये जो बाकी सारे फ्रूट्स हैं ना ये जल्दी ही राइप हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज यू फॉरगॉट टू ऐड साइटोकाइनिन टू कल्चर मीडियम। तो क्या होगा, अगर आपने अपने कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन नहीं डाला है, तो सी फॉर साइटोकाइनिन एंड सी फॉर सेल डिविजन, तो जो सेल डिविजन का प्रोसेस है वो नहीं होगा, डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, और जो ओवरऑल ग्रोथ है ना प्लांट की वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो बच्चों आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करेंगे डिस्कस। सो टिल देन टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्नो हाफ फ्री है पर बेस्ट है।